हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर फिजिक्स का था जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और लाइट के कुछ बेसिक्स टर्म्स को हमने समझा था कि लाइट का नेचर कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और उसी में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी देखा था। लॉज, दोनों लॉज हमने देख लिए थे और आज हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। और जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे ना आपको इमेज की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बता दूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में मैं बता रहा हूँ ये पूरे लेक्चर के लिए वैलिड है। सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए या सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे आपके जो चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट्स पूरे चैप्टर के लिए वैलिड होंगे और मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिससे आपको लाइट रेज आ रही होंगी, जहाँ से फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, आपको अगर आपका टेबल विजिबल है, ठीक है ना, तो आपके टेबल से लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही हैं। ठीक है, आपकी आंखों के लिए इंसिडेंट रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, वो टेबल से आ रही है। तो टेबल आपके लिए क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। समझ गए? ये क्या निकालता है, इससे हमें क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलती है, इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलती है, इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, कहीं पे अगर दो इंसिडेंट रे आ रही हैं और वो दो इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएं, आपका वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक इंसिडेंट ये है, एक इंसिडेंट रे ये है और एक इंसिडेंट रे ये है, इनको एक्सटेंड करके देखो, ये जहां पे भी एक दूसरे को मीट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये रेज यहां से निकल रही हैं, इंसिडेंट रेज जहां से आती हैं वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इमेज क्या होती है। अब इंसिडेंट रेज आई आपके पास, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई भी फिनोमेना हो सकता है। सिर्फ हम रिफ्लेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे इमेज के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा हूँ वो इन जनरल बता रहा हूँ, जो वैलिड है आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पे। जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज से हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। वैसे ही इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। आपकी इंसिडेंट रेज आई, अब आपका जो भी फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेज क्या आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट करके आ जाएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज। उनके इंटरसेक्शन से जो भी बनेगी वो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक इंसिडेंट रेस थी और आपको बता दूं एटलीस्ट 2 रेस चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए। एक रे से, एक सिंगल रे से कभी भी इमेज नहीं बनेगी। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इमेज, टू फॉर्म एन इमेज। एक इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेस चाहिए। एक इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये थी। ठीक है, कोई भी
आपका प्लेन मिरर हो सकता है, कर्व्ड सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। ठीक है। अब इमेज का नेचर कैसा होगा? नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इमेज का नेचर कैसा होगा। देखो, जो इमेज आपकी बनी है वो इमेज या तो बेटा हो सकती है रियल हो, या फिर हो सकती है वो इमेजिनरी हो। इमेजिनरी को वर्चुअल भी लिख देंगे। हो सकता है बेटा वो इन्वर्टेड हो, या फिर हो सकता है वो इरेक्ट हो। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी हो, और ये सीधी। इरेक्ट का मतलब सीधा या सीधी हो। तो ऐसे जो इमेज के तो अब रियल भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा? देखो, डेफिनेशन तो क्या कहती है कि रियल इमेज वो होती है जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, इन इमेजिनरी इमेज वो होती है जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। बट हमें तो स्क्रीन पे तो हमें कैप्चर करना नहीं है, हमें तो अपनी नोटबुक में रे डायग्राम्स बनाने हैं। और रे डायग्राम्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इमेज रियल है या कोई इमेज वर्चुअल है? देखो, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, या रिफ्रैक्टेड रेज आ रही हैं, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों में से कोई भी फिनोमिना हो रहा हो, अगर ये रेज अपने आप मिलती हैं, ठीक है ना, मीट इटसेल्फ, अपने आप अगर ये रेज मिल रही हैं, आप इनको धक्के से नहीं मिला रहे, ठीक है, अपने आप ये मिल रही हैं। मैं लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स रिवाइज करो तो आपके लिए आसानी हो। अगर ये रेज अपने आप इंटरसेक्ट करती हैं, अपने आप इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? इनके रास्ते ही ऐसे हैं कि ये इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर ही जाएंगी, आपको धक्के से कराने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो आपकी इमेज बनती है वो इमेज बनती है रियल इमेज। वो इमेज क्या बनती है हमारी? रियल इमेज बनती है अगर ये अपने आप इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। अगर ये अपने आप इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आप इनको फोर्सफुली, ठीक है, धक्के से आप इनको इंटरसेक्ट करा रहे हो, तो जो रेज बनेगी, तो जो इमेज बनेगी, सॉरी, वो कैसे बनेगी? वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज हों या रिफ्रैक्टेड रेज हों, कोई भी हो, अगर इनका फोर्सफुली आपने इंटरसेक्शन कराया है, मतलब इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन आपने धक्के से इनको मिलाया है, फोर्सफुली इंटरसेक्ट कराया है, तो उससे जो आपकी बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी? वो बनेगी वर्चुअल इमेज। वो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। जब हम रे डायग्राम करेंगे ना, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। कि अभी चलो फॉर मैं एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया, एक रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे ऐसे थी, एक ऐसे थी। ये दोनों अपने आप मिल जाएंगी। अगर ये आगे जाएगी तो ये इससे अपने आप यहाँ पे टकरा जाएगी, इनका इंटरसेक्शन अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी, ये हमारी कैसी इमेज बनेगी? यहाँ पे जो हमारी इमेज बनी, ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। और
अगर मान लो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है। अब बेटा डायग्राम्स में जितने भी रे डायग्राम आप बनाओ, जितनी भी रेज आप बना रहे हो, उसमें एरो आपने ज़रूर लगाना है ताकि हमें डायरेक्शन का पता लगे कि ये रिफ्लेक्टेड रेज जा कहाँ रही है। ठीक है, अगर इधर ये एक्सटेंड करें, इसको इधर एक्सटेंड करें, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जा रही है, और सेम फिनोमेना के बाद ये भी क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, इधर ये जा रही है। क्या ये दोनों आपस में अपने आप कहीं पे मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। ठीक है ना, ये दोनों आपस में अपने आप कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो हम क्या करें, इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करके देखूं तो यहाँ पे हमने इनको क्या करा है, अपने आप मिलाया है। ठीक है, धक्के से हम मिला रहे हैं। इनका रास्ता तो इधर है, एक्चुअल में तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। क्या ये और ये आपस में मिलेंगी, कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? लग रहा है कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी ना। तो अपने आप इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स आपकी रियल इमेज नहीं बनेगी। आपने यहाँ पे क्या करा है, फोर्सफुली इनको इंटरसेक्ट कराया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, फोर्सफुली इंटरसेक्ट कराया है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो आई होप आपको वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस समझ आ गया। अदरवाइज लिखने में तो हम बोल देंगे कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। बट रे डायग्राम्स जब हमें बनाने हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई इमेज इमेजिनरी है या कोई इमेज रियल है? अगर उनका इंटरसेक्शन अपने आप हो रहा है, फोर्सफुल इंटरसेक्शन नहीं है, तो आप जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलोगे, रियल इमेज है। अगर आप धक्के से आप मतलब मीट करा रहे हो उनको, तो जो इमेज बनेगी वो क्या है, आपकी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के भी लेके आया हूँ डिफरेंसेस क्या हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखो, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेज। अगेन रिफ्लेक्टेड हो रिफ्रैक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड। बेसिकली जो भी फिनोमेना हो रहा है उसके बाद हमें कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। तो सेम है, पढ़ लेना भैया। इनको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, इनको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता। हाँ, एक चीज़ और, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। अगर आपको, अब हमने लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा हो सकता है आपका? नेचर ऑफ इमेज रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। हमने बात की रियल और इमेजिनरी की, हमने इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में नहीं बताया। अगर आपको रियल और इमेजिनरी पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड भी पता चल जाएगा। बिकॉज एक रियल इमेज जो होगी वो हमेशा ही क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा ही क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। अगर कहीं पे आपको इन दोनों का ऑप्शन मिल जाए कि वर्चुअल इमेज है और उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है और साथ साथ में इन्वर्टेड है, तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। या सिमिलरली रियल और इरेक्ट का मिल जाए कि रियल इमेज इरेक्ट होगी, ये भी कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू में ऐसा आ जाता है ना कि एक ऑप्शन आपको दिख जाए कि रियल एंड इरेक्ट, आँख बंद करके वो ऑप्शन काट देना, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड काट देना भाई ऑप्शन, वो कभी भी आंसर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसका भी मतलब क्या होता है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, आप स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सबको आपके पेरेंट्स का, आपके ब्रदर्स का, आपके फ्रेंड्स का, ठीक है, फेस तो याद होगा कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, ठीक है, और आपने चिल आउट किया सब कुछ अपना घूम फिर के, अब वो दोस्त आपका घर जा रहा है। जब वो आपका दोस्त आप घर चला जाएगा, क्या आपके ब्रेन में, क्या आपकी आंखों में जो इमेज बनी उसकी, क्या वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी? क्या मतलब आपका दोस्त जैसे ही आपको छोड़ के गया, अपने घर चला गया, तो आपके ब्रेन से उसकी इमेज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? आप भूल जाओगे, उसकी शक्ल भूल जाओगे आप कि वो कैसा दिखता है? नहीं भूलेंगे ना।
हमारे ब्रेन में एक क्या हो चुकी है, उसकी एक परमानेंट इमेज बन चुकी है। ठीक है, हम नहीं भूलेंगे वो, हमें हम देख सकते हैं उसको, हम उसका स्केच बना सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं हम। तो वो क्या थी, एक रियल इमेज बनी। और वर्चुअल इमेज क्या है, आपने सुबह उठे, आप ब्रश कर रहे हो और आपका मिरर में आपको आपका फेस दिख रहा है। ठीक है, आप ब्रश कर रहे हो, आपका फेस दिख रहा है। ये फेस कब तक दिखाई देगा आपको, जब तक आप उस मिरर के सामने खड़े रहोगे। क्या कभी ऐसा होगा कि आप मिरर से चले गए, मिरर से आप साइड में हट गए और आपका फेस फिर भी मिरर में दिख रहा है? नहीं होगा ना ऐसा। सेम सिनेरियो में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ब्रश कर रहे थे, आप ब्रश करते करते हट गए, लेकिन आपकी इमेज अभी भी क्या कर रही है, ब्रश कर रही है। तो ये चीज़ तो नहीं होगी। जब तक आप सामने खड़े हो तब तक ही अगर वो चीज़ आपको दिखाई दे, आप फील कर पाओ। वर्चुअल इमेज क्या होती है, सिर्फ आप फील कर पाओगे उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शेडो है, शेडो को आप कैप्चर तो नहीं कर पाओगे ना। जब तक आप पे सनलाइट पड़ रही है या कोई भी लाइट आप पे पड़ रही है, आपकी शेडो फॉर्म हो रही है। तो शेडो कब तक फॉर्म होगी, जब आप हो वहाँ पे। अगर आप ही हट गए, ठीक है, आप ही हट गए, तो क्या आपकी शेडो वहाँ पे बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये जो इमेज होती है वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल इमेज होती हैं। तो आई होप आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में अब क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर, देखो भैया, प्लेन मिरर वही होता है जिसके सामने सुबह आप उठ के ब्रश वगैरह करते हो, तैयार होते हो। ठीक है, वो जो मिरर होता है वो उसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो अब इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है? मान लो ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। चलो इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, अब डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ये है हमारा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर होता तो एक कांच का टुकड़ा ही है, और विंडो पे जो कांच लगा है वो भी ग्लास है यार, और जो मिरर है वो भी ग्लास है। उस मिरर में हमें हमारी फ़ोटो दिखाई देती है, विंडो के ग्लास में तो हमें हमारी फ़ोटो नहीं दिखाई देती, हमें आर पार दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो भी मिरर होता है, मिरर वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर हमारे रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। किसी भी टाइप का मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल हो, जो भी आपने पढ़ा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? रिफ्लेक्शन। उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने देखा था कि जिस साइड से कोई रे आ रही है, ठीक है, वो उसी साइड क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उसी मीडियम में क्या होगा, वो चली जाएगी। अब ऐसा तो रिफ्लेक्ट कराना है, अगर रिफ्लेक्ट कराने के लिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो चीज़ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही ना हो तो ये जो रे है ये सीधी सीधी आगे चली जाएगी और आपको इसके आगे का दिखने लग जाएगा। तो बेसिकली जो ग्लास आपकी विंडोज़ पे लगे होते हैं और जो मिरर होता है, उनमें फ़र्क क्या होता है? जो विंडोज़ पे ग्लास लगे हैं वो एक भी साइड से पॉलिश्ड नहीं है, जबकि जो आप मिरर देखोगे जिसमें आपको आपकी फ़ोटो दिखती है, ठीक है, ड्रेसिंग पे जो आपका मिरर लगा हुआ है, वो एक साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है। उसको उतार के देखो, उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, पेंट मिलेगा। ठीक है, या पेंट कर देते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे होता है। ये जो हमने डॉटेड से दिखाया है, ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है सिल्वर। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? सिल्वर की कोटिंग कर दो, वो बेस्ट होती है। 100%। बेस्ट कहने का मतलब क्या है? बेस्ट कहने का मतलब होता है कि जितनी रेज उसके ऊपर आके गिर रही हैं वो सभी की सभी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, 100% आपका क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा। और जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही अच्छी आपकी इमेज बनेगी। तो आई होप अब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पे हमने वैसे सिमिलर है जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी। अगर रेज इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, मिरर के परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, जिसे हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला था, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ जो भी आप अगला लेक्चर लेने आओ तो पीछे का देख के आना, ठीक है, कोई भी क्लास स्किप मत करना। तो रिफ्लेक्शन की प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप मिरर के सामने आप तैयार हो रहे हो, तो ऐसे ही आपकी क्या दिखेगी, एक हूबहू आपको इमेज दिखेगी। आपकी हूबहू क्या दिखेगी, आपको एक इमेज दिखाई देगी। किस साइड दिखाई देगी, मिरर में दिखाई देगी। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, देखो पहली चीज़ तो मैंने बनाई भी है यहाँ पे, जो हाइट आपकी है, ठीक है ना, ये पहली बात, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इसकी इमेज है। अब हाइट, जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की हाइट भी सेम होगी। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट होगी वो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी, मतलब एच आई से इज इक्वल टू एच ओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जितनी दूर आप मिरर से खड़े हुए हो, जितनी दूर आप खड़े हुए हो मिरर से, मान लो आप डी डिस्टेंस पे हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी डी डिस्टेंस पे ही बनेगी। ठीक है ना, आप जितने, देखो ये मिरर है, जितना भी डिस्टेंस होगा हम मिरर से मेजर करेंगे, जितने भी डिस्टेंस होंगे हमारे हम मिरर से मेजर करेंगे। तो जितनी दूर आप अगर मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, आप अगर मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो आपकी इमेज भी मिरर से कितनी दूर बनेगी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। ऐसा तो नहीं होता ना यार, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मिरर में सिर्फ आप बिल्कुल यहाँ पे एकदम चिपक के दिखाई दे रहे हो, आपको बीच का, आपके यहाँ पे कोई, ठीक है, आपको फ्लोर दिख सकता है या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, टेबल पड़ी होगी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देंगी ना, देंगे ना। अगर कुछ भी नहीं है तो इतना फ्लोर तो आपको दिखाई देगा, या ऐसे थोड़ी होगा कि बिल्कुल आप ही आप दिखाई दे रहे हो पूरे मिरर में, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जितनी दूर आप खड़े होगे उतनी ही दूर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, जो भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो मिरर से कर रहे हैं, जो भी डिस्टेंस है इज मेजर्ड फ्रॉम मिरर, हम मिरर से मेजर कर रहे हैं। तो कई बार आपको बोल दिया जाता है कि बस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखना। सपोज आप मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर हो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट,
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। हमें पता है अगर हम 30 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो हमारी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। मिरर से कितनी दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुली रीड करना कि उन्होंने पूछा क्या है। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये बनेगा 30 + 30 कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, 30 + 30 ये कितना हो जाएगा, 60। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना कि इन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, सेकंड चीज, अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें नेचर कैसा होगा। इसमें व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। formed by प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है। नेचर से मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो उससे मतलब क्या है, नेचर मेरा ये है, रियल है, इमेजिनरी है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसी है। क्लियर है। अगर मैं नेचर के बारे में पूछ रहा हूँ तो मेरा आंसर किन टर्म्स में आना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो नेचर कैसा बनेगा। अब सर वहाँ पे तो हमने ये देखा था कि रेज आके मिल रही हो, यहाँ तो ठीक है 2 डायग्राम बना दिए हैं, इंसान खड़े कर दिए हैं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा। यार देखो, हमने वहाँ पे एक ये भी चीज़ लिखी थी कि जो रियल इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, ठीक है, जिसने पहले नहीं भी पढ़ रखा है ये चैप्टर, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो कॉमन सेंस है, जब भी मैं मिरर में अपना फेस देखता हूँ तो मेरे को फेस की जगह फेस दिखाई दे रहा है, पैरों की जगह पैर दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब मेरी इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। और जो भी इमेज सीधी बनेगी मीन्स इरेक्ट हो रही है। इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो मतलब आपको सीधा दिखाई दे रहा है ना इमेज। ये तो है नहीं अगर आप मिरर के सामने जाके खड़े हुए तो आपका जहाँ पे फेस है वहाँ पे आपको आपके पैर दिखाई दे रहे हो, उल्टी तो नहीं हुई ना। क्लियर हो गया ये चीज़। अगर उल्टी हो रही है तो बेटा इन्वर्टेड और रियल बन जाती, तो हम इसको इन्वर्टेड और रियल लिखते। बट यहाँ पे क्या है, इरेक्ट, सीधी है। सीधी है, कौन सी इमेज सीधी होती है, वर्चुअल इमेज ही हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है। बट प्लेन मिरर में ना एक और चीज़ होती है। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन एक टर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने ऐसे देखा होगा कि अगर आपने इस हाथ में वॉच पहनी हुई है, लेफ्ट हैंड में अगर आपने वॉच पहनी हुई है, तो आपको मिरर में राइट साइड में वो दिखाई देती है। मिरर में क्या दिखाई देता है, राइट साइड में दिखाई देता है। मीन्स लेफ्ट जो है वो राइट में दिखाई देता है और राइट जो है वो किस में दिखाई देता है, लेफ्ट में दिखाई देता है। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होना, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और कुछ नहीं है, सेम सी चीज़ है। ठीक है, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। तो वही लेटरल इन्वर्जन के बारे में हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ वर्चुअल प्लेन मिरर, देन इन द इमेज द हेड इज अप, द फीट आर डाउन, द सेम वे वी आर एक्चुअली स्टैंड अप ऑन द फ्लोर। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। इस इमेज को हम इरेक्ट कहते हैं। हाउएवर इफ यू मूव योर लेफ्ट हैंड, इट विल अपीयर एज योर राइट हैंड इन द इमेज। अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड हिला रहे हो तो इमेज में कैसा लगता है वो, कि वो राइट हैंड हिल रहा है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेज।
ठीक है। लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कह देते हैं, और जो इमेज है वो क्या है हमारी लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो यही चीज़ होती है सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेफ्ट का राइट में दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट में दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखो, मैग्निफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मिरर की या किसी भी लेंस की वो पावर होती है जिससे वो इमेज को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब साइज में मल्टीप्लाई कर सकता है। ये फिनोमेना किससे रिलेटेड है? मैग्निफिकेशन किससे रिलेटेड है? साइज ऑफ इमेज से। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फिनोमेना मैं लिखता हूं सही से, रिलेटेड टू साइज ऑफ इमेज। कि इमेज का साइज हो सकता है ये बढ़ा के दिखा दे, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, उसको वो 50 का करके दिखा दे, या हो सकता है 5 से बिल्कुल 1 का करके दिखा दे। तो किसी भी मिरर या किसी भी लेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की ये साइज को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। आपने बचपन में मैग्निफिकेशन लेंस भी यूज़ किया होगा, ठीक है। यूजुअली पेपर को जलाने के लिए आपने एक मैग्निफिकेशन लेंस भी यूज़ किया होगा, और अगर आप उसको रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते थे। वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको आप बोलते थे, वहीं से ये वर्ड है, ये मैग्निफिकेशन। ठीक है, बचपन में जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से खेला है वही रिलेटेड टर्म है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किससे रिलेटेड है? साइज से रिलेटेड है, कि हो सकता है बेटा छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम एक मल्टीप्लायर की टर्म में लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से लिखते हैं। मैग्निफिकेशन है 2। मैग्निफिकेशन क्या है? 2। अब इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन 2 कहने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन 2 कहने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट के साइज को 2 गुना कर देगा। वो ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कर देगा? 2 गुना करके आपको दिखाएगा। मीन्स जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी? डबल साइज की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपने लिया, 10 सेंटीमीटर का लिया, और मैग्निफिकेशन क्या थी? जिस भी मिरर में, लेंस में, जिस भी ऑब्जेक्ट में आपने उसकी इमेज देखी, उसका मैग्निफिकेशन था 2। तो जो इमेज बनेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या है? 2 है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन क्या है? 1/2 है। इसको रीड करना सीखो। इसको हम रीड कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशन 1/2 कहने का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन 1/2 कहने का मतलब है कि वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपने यूज़ किया है, मिरर यूज़ किया है, लेंस यूज़ किया है, वो आपकी इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज से क्या कर देगा? हाफ कर देगा। मैग्निफिकेशन 2 का क्या मतलब था? कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और मैग्निफिकेशन 1/2 है, तो उसमें आपको जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी? 5 सेंटीमीटर की। वो इमेज कितने की बन के दिखाई देगी आपको? 5 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। आई होप आपको मैग्निफिकेशन क्लियर है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का आपको मतलब समझ आ गया कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। ये टर्म रिलेटेड है आपके साइज से। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना होगा। अगर मैग्निफिकेशन देखो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन क्या है? 1 है, तो मैग्निफिकेशन 1 का क्या मतलब है? कि मतलब जो इमेज का साइज होगा वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। ये मल्टीप्लायर है ना, इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा 20, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 5। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो
तो मतलब यहाँ पे जो आपकी इमेज बनेगी उसका साइज भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें हमारे प्लेन मिरर का, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर में हमने बात लिखी थी कि जो इमेज की हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेम कब आएगा, अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया, अगर m की वैल्यू क्या हो 1 हो तो आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम दिखाई देगी, मतलब सेम होगी। तो यहीं से सिंपल हमारा आंसर भी आ गया कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर का वो क्या होता है, m की वैल्यू क्या होती है 1, m की वैल्यू क्या होती है 1। देखो और इसको लिखते कैसे हैं, एक्चुअल में इसको कैसे लिखा जाता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। अब ये प्लस का क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, जब हम साइन कन्वेंशन वगैरह पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो प्लस साइन से ना अभी हमें पता चलेगा कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। प्लस साइन उसके बारे में बताएगा। प्लस माइनस से अभी आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ इतना कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का क्या होता है 1 होता है। प्लस का मतलब जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। तो देखो अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, लेकिन हमने प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन निकाल लिया। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया और 1 का मतलब क्या होगा, दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया कि ये ना मल्टीप्लायर है, इमेज की जो यहाँ पे हाइट आई 20 वो कैसे आई 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 करके कैसे, 10 क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 क्या है मैग्निफिकेशन, 2 क्या है मैग्निफिकेशन। तो यहीं से मैग्निफिकेशन का अगर मैं फॉर्मूला भी लिखूं तो वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसको आप ध्यान में रखना कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हमने बिना फॉर्मूले के निकाल लिया था ये। तो चलो यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर क्या होता है ख़त्म होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लेन मिरर की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्लेन मिरर में जो इमेज बनी है उसकी, कि इमेज क्या होती है वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज जो बनी है प्लेन मिरर के वो क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द डिस्टेंस, क्या होता है सेम होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, आपसे लिखने को आ जाए तो आप ये चारों चीज़ें लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर की हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम कोई रे डायग्राम नहीं देखने वाले। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, देखो स्फेरिकल मिरर वो होंगे, कोई भी ग्लास है जो स्फेयर की शेप में है, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल आपका अगर ग्लास है, वहां से अगर मैं मान लो मैंने ये कोई सरफेस काट दिया, अब यहां से ये क्या बनेगा, एक ऐसा कर्व्ड सरफेस मेरे को नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से पॉलिश कर दें, यहाँ से कर दें, अंदर से कर दें, किधर से भी कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चलो मैं इसको हटाता हूँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होने चाहिए, एक होलो स्फेयर का पार्ट होने चाहिए,
स्फेरिकल मिरर में जो भी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसका पार्ट होना चाहिए, एक होलोस्फेयर का पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं। और दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, अगर इसी में से मैं ये काट लूँ, ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस काट लिया, अब अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फेयर के सेंटर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, स्फेयर के सेंटर की तरफ है, तो उस केस में जो हमारा मिरर बनता है वो कौन सा बनता है, कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन भी पढ़ के देखिए, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर। अब ये जो आपने कोई भी आप स्फेरिकल मिरर काट के लेके आओगे वो किसी ना किसी स्फेयर का तो हिस्सा होगा ना, वो किसी ना किसी स्फेयर का तो हिस्सा होगा। जब आप उसको कंप्लीट करोगे दोनों एंड्स, ठीक है, दोनों एंड्स एक्सटेंड करके कंप्लीट करोगे तो एक स्फेयर ही बनेगा। अब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो स्फेयर के सेंटर की तरफ है, जैसे ये स्फेयर का क्या होगा, सेंटर होगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी स्फेयर के सेंटर की तरफ ही आए, जब यहाँ पे आप इसका कंप्लीट करके स्फेयर बनाओगे तो उसका एक सेंटर आएगा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा ये किधर आ रहा है, स्फेयर के सेंटर की तरफ ही आ रहा है, तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और अगर इसका उल्टा हो, अगर इसका उल्टा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर अगर मैं इसको कंप्लीट करूं ऐसे, तो स्फेरिकल मिरर है तो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट बनेगा, उस स्फेयर का यहाँ पे कोई सेंटर भी होगा, बट इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से क्या आएगा, दूर आएगा। मीन्स अगर ये इस साइड से पॉलिश हो, अब चीज़ें यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ये वाला एरिया मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर है, ये सेंटर से दूर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर की साइड है, उल्टी साइड है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और चलो इसी में मैं आपको बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। अब चलो नॉर्मल लेते हैं, इन जनरल हम बात करते हैं। ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है मिरर की, अब ये मिरर कोई भी हो सकता है, ये मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये मिरर कॉनकेव भी हो सकता है, दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। ये जो हाइट होती है इसे हम बोलते हैं अपर्चर, इसे हम बोलते हैं अपर्चर। और जो इस मिरर का सेंटर पॉइंट आएगा, मिरर का सेंटर पॉइंट जो आएगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, उसे हम बोलते हैं पोल। और एक पोल से जो एक्स एक्सिस में एक लाइन निकल रही है हमारी, इस लाइन को हम बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, आपका पोल है। इवन जो इसका अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक सेंटर जो आएगा वो सेंटर भी किस पे लाई करेगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। इसका जो ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक सेंटर बनेगा, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये कर्व है उसका सेंटर, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई होप ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हैं कि तीन चार चीज़ें। अपर्चर क्या होता है, जो आपका साइज होता है मिरर का वो क्या है, अपर्चर है। उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, पोल। उससे और उसका जो सेंटर है और पोल को जो लाइन कनेक्ट कर रही है में से, जो सेंटर और पोल से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब ये दोनों मिरर के लिए ही वैलिड है, ठीक है, ये दोनों मिरर के लिए ही क्या है, वैलिड है। तो
यहाँ पे इन सब की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अपर्चर क्या होता है, द साइज ऑफ मिरर, ठीक है, जो भी मिरर का क्या होता है साइज होता है उसे हम अपर्चर बोलते हैं। पोल क्या होता है, जो सेंटर होता है स्फेरिकल सरफेस का, जो मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, वो मिरर के ऊपर ही लाई करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मिरर जिस भी सरफेस का, मिरर अभी बताया कि ये किसी ना किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होगा, उस स्फेयर को जब कंप्लीट करोगे उसका जो सेंटर आएगा वो सेंटर क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, या बोलो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है, ये जो कर्वेचर है इसकी रेडियस कितनी है, पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यही आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसमें एक आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अब ये दोनों अलग अलग समझेंगे हम, कॉनकेव का अलग और कॉन्वेक्स का अलग। अब ये मेरा कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये है उसका पोल, और यहाँ पे हमने कहीं पे ले लिया, इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर को सी से दिखाते हैं, पोल को पी से दिखाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये साइज हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस पे लाइंस आ रही हैं, रेज आ रही हैं लाइट की, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ना ये रेज कैसी होनी चाहिए, जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाली जो लाइन है वो क्या है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जितनी भी रेज आ जाएं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस सरफेस से टकरा के जब उनका रिफ्लेक्शन होएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होके गुजरती हैं, उस पॉइंट पे जहां पे ये इकट्ठी हो रही होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, फोकस पॉइंट है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मिरर होता है एट विच द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, जहां पे जो रे ऑफ लाइट हैं जो मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, जो कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जहां पे मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। अब ये जो है ये क्या है, मेरी रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे है ये। सिमिलरली ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे मेरी जहां पे मिली है अपने आप, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो और फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे मीट कर रही हैं। बट अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस साइड इसका क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। अब यहाँ पे अगर इंसिडेंट हम कराएं,
ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करके ये इधर से पास करेंगे, ऐसे पास करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकलेंगी। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे मिलाता हूं, देखो अब मैं इसको फोर्सफुली मिला रहा हूं, जिस पॉइंट पे ये मिलती हुई अपीयर होंगी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, फोकस। वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, फोकस। तो यहां पे सिर्फ इतने से वर्ड का चेंज है, अपीयर टू डाइवर्ज। इधर से क्या होती हुई दिखाई देंगी, हमें डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी, तो हम क्या बोलते हैं इसको, फोकस। तो आपको समझ आ गया होगा कि फोकस क्या होता है। जहां पे आपकी रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास का एक एग्जांपल लिया था कि आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ बहुत खेला होगा। जब आपने उसको पेपर से बर्न किया होगा तो आप एक पॉइंट ढूंढते थे, ठीक है, जहां पे बहुत पतला सा क्या बन जाए, पॉइंट बन जाए, बिंदु सा आपको दिखाई दे, और वहीं से क्या होता था, पेपर जलना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है ना, आप पेपर को एडजस्ट करते थे, आगे पीछे करके एडजस्ट करते थे कि कहाँ वो एक शार्प सा पॉइंट आपको मिल जाए। अब वही पॉइंट क्या होता था, आपका फोकस होता था। वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो देखो अब कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में ये रेज इकट्ठी हो रही हैं। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, ये रेज इकट्ठी हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि ये रेस को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और ये देखो, ये रेस को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, इसने रेस जो आई इसने इकट्ठी नहीं की, ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, इसने तो बहुत ज़्यादा फैला दिया। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। सेम इसमें प्रिंसिप पी और एफ जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये क्या है, आपकी फोकल लेंथ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रूल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।